हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम अजय है और मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 1 साल का प्यारा सा बेटा है। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। हमने लव मैरिज की थी, इसलिए शादी से पहले से ही मेरी पत्नी के घर पर मेरा रोज़ आना जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी का परिवार छोटा था। उनके घर में उनकी माँ थी, बाप, एक छोटी बहन। उसकी छोटी बहन से तो मैं शादी से पहले ही काफ़ी घुल मिल गया था। ससुर जी रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, सासू माँ हाउसवाइफ हैं और साली एमबीबीएस कर रही है। ससुर जी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला, उसे समझदारी से उन्होंने निवेश किया, जिससे घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। अब वे अपने एक दोस्त के साथ साझेदारी में बिजनेस करते हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं एक अच्छी पोस्ट पर बिजली विभाग में काम करता हूँ और मेरी पत्नी एक एचडीएफसी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करती है। हमारे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ ने खुद ही उठा ली। वो इस काम को खुशी खुशी करती हैं, क्योंकि ये उनके लिए एकमात्र मनोरंजन भी है। सच कहूँ तो मेरी सासू माँ ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी उम्र 45 साल है। उनका शरीर पहले से ही एक मलयालम अभिनेत्री जैसा है, इसलिए उनकी डिलीवरी के बाद भी शरीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उनकी लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच है। घुटनों तक लंबे काले घने बाल, हल्के भूरे रंग की आंखें और उनका शरीर एकदम संतुलित है। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, लेकिन चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई है। साफ सुथरी गोरी त्वचा और एक आकर्षक महिला हैं। कुल मिलाकर किसी भी पुरुष को आकर्षित करने के लिए जो चाहिए, वो सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तभी से मेरा मन उनके लिए आकर्षित हो गया था। लेकिन समाज के नियम, संस्कार और रिश्ते नाते सोचकर मैं अपने मन को समझा लेता था। शादी के बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ और पत्नी को 4 महीने में नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, तब सासू माँ ने बेटे की देखभाल अपने हाथों में ले ली थी। इसी वजह से मुझे रोज़ बेटे को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। इसी बहाने मुझे सासू माँ से मिलने का मौका भी मिल जाता था। उनसे रोज़ मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार फिर से उभरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया था कि एक दिन उनसे अपने मन की बात ज़रूर करवाऊंगा। कई दिनों तक तो मैंने कोशिशें की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच ससुर जी के किसी रिश्तेदार का निधन हो गया और उन्हें 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। बेटी भी उनके साथ चली गई थी और घर में सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ रह गए थे। विधि के दिन मुझे और मेरी पत्नी को छुट्टी लेनी पड़ी। कार्यक्रम के बाद बचा हुआ खाना घर ले जाने के लिए डिब्बों की ज़रूरत थी और ये काम मुझे और सासू माँ को करना था। हम डिब्बे लेने मेरे घर पर गए। सासू माँ को पता था कि घर में क्या क्या और कहाँ पर रखा है। डिब्बे उठाने के दौरान मैंने अचानक किचन में ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनी। तब दौड़कर देखा तो सासू माँ ज़मीन पर गिरी हुई थीं। तब वे अलमारी पर रखे हुए डिब्बे उतारने की कोशिश कर रही थीं और शायद इसीलिए गिर गई थीं। उनके पैर में चोट आ गई थी, जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और बाहर के कमरे तक ले गया। इसी दौरान कई बार हमारा हाथ एक दूसरे से टकराया, जिससे मेरे अंदर अजीब सी भावना जाग उठी थी। सासू माँ ने कहा, जमाई बाबू, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ मलहम या दवाई दे दो। मैं तुरंत अंदर गया और मूव उठाकर ले आया और अपनी सासू माँ के हाथों में दे दी। तब उन्होंने बताया कि उनके तलवे और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, इसे आप घुटने और तलवों पर लगा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन साथ ही पूछा, तलवे पर मलहम आप लगा देंगे जमाई बाबू? पहले तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर मन में सोचा कि इसी बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा। बाकी बातें बाद में देख लेंगे। पता नहीं उन्हें क्या लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो
रहने दीजिए। तब मैंने जवाब दिया, नहीं मैं लगा देता हूँ। ये कहते ही उनके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई दिए। फिर मैंने उनका पैर अपने हाथ में लिया और तलवे पर हल्के हाथ से मलहम लगाकर मालिश करने लगा। दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्सों पर थोड़े ज़ोर से दबाव देते हुए मसाज करता रहा। थोड़ी देर बाद उनसे पूछा, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। फिर मैंने पूछा, और मसाज करूं क्या? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ। इसके बाद मैंने धीरे धीरे पूरे तलवे की मालिश शुरू कर दी। अब अपने अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है। फिर कुछ मिनटों के बाद पूछा, सासू माँ अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अब आराम महसूस हो रहा है, बस अब ठीक है, अब मैं घुटनों पर खुद लगा लूँगी। तब तक आप बेटी के कपड़े देख लीजिए। उनके ऐसा कहने से मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं घुटनों की भी मालिश कर देता हूँ। मुझे पता नहीं था कि उनका जवाब क्या होगा, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, तलवों पर मलहम लगाते में इतना झिझक रहे थे, अब घुटनों पर लगाने के लिए तैयार हो गए। इस सवाल से मैं चौंक गया, समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। तभी वो बोली, अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा दो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर मैंने संभलते हुए कहा, मैं बस आपकी मदद के लिए कह रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मलहम मेरे हाथ में दे दिया। फिर मैं खुश होकर उनके घुटनों की मसाज करने लगा। मैंने फिर से हाथ गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों से दबाव देकर मालिश शुरू की। अब तक तलवों की मसाज करने के बाद घुटनों की मसाज कर रहा था। शुक्र की बात यह थी कि सासू माँ सीधी लेटी हुई थीं, इसलिए उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, वरना पता नहीं ये देखकर उनका क्या रिएक्शन होता। लेकिन मैं तो इस बात से खुश था कि इतने सालों में जो भी बातें मन के अंदर दबी हुई थीं, शायद वो आज पूरी हो सकती हैं। तब सासू माँ आंखें बंद करके मालिश का आनंद ले रही थीं और उनके चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि उन्हें इससे राहत मिल रही है। फिर भी मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है सासू माँ? और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है जमाई बाबू, आपके हाथों में तो जादू है। हालांकि एक चीज़ मैंने नोट की थी, उनके बोलने का लहजा अब थोड़ा बदला हुआ था। ये सुनकर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन इससे मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे मालिश करता रहा। कुछ देर बाद मैंने फिर से पूछा, अब कैसा लग रहा है सासू माँ? इस बार उनके चेहरे पर अलग ही भाव थे। उन्होंने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। वो बोली, क्या बात है जमाई बाबू, और फिर पास आकर बैठ गईं। तब मैंने कहा, क्या अब भी मुझे जमाई बाबू ही कहकर बुलाओगी? अब तो सिर्फ मुझे अजय कहो ना। इस पर वो बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। उनकी ये बात सुनकर मैं खुश होकर तुरंत मान गया। तब उन्होंने अपनी एक शर्त बताई कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं, इसी 20 मिनट में काम निपटाना होगा। तब मुझे समझ में आ गया था कि ससुराल में सास और ससुर के बीच अनबन चल रही होगी, लेकिन अब शायद ये समस्या ख़त्म हो रही थी। फिर करीब 20 मिनट बाद ही मेरा मोबाइल बजा। तब मैंने उठकर देखा तो मेरी पत्नी का फ़ोन था। उसने पूछा, कितनी देर और लगेगी? दफ्तर से निकले हमें करीब 2 घंटा हो गया है। तब मैंने कहा, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, और फ़ोन काट दिया। इसके बाद हमने जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर वहां से निकलने का फ़ैसला किया। सासू माँ की मुस्कान और उनके बदले हुए भाव मेरे मन में कई सवाल छोड़ गए थे, लेकिन उस पल में मैंने सब कुछ पीछे छोड़ते हुए सिर्फ उनकी खुशी और राहत को महसूस किया। हम दोनों तैयार होकर निकलने लगे। दरवाज़ा बंद करने से पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अजय, आज तुमने जो भी किया वो किसी ने कभी नहीं किया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उनकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है सासू माँ, आपको खुश रखना ये तो मेरा फ़र्ज़ है। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, शायद तुम इसे फ़र्ज़ कहो,
लेकिन मेरे लिए ये एक नई शुरुआत जैसा है। तब मैंने उनकी बात को समझने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा कुछ कहे बिना कार तक बढ़ गया। तब उनके चेहरे पर एक संतोष और अपनापन साफ झलक रहा था। रास्ते में मन में बस यही ख्याल था कि कभी कभी रिश्ते अपने असली मायने तब समझ में आते हैं जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं। शायद आज का दिन हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। हम घर पहुंचे तो मेरी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ का ख्याल रख रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उस रात मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जहाँ शब्द कम लेकिन एहसास गहरे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा पति बाहर काम करता था, इसलिए मैं अपनी ननद के कमरे में सोती थी। पति के न होने की वजह से मुझसे अब सब्र नहीं होता था। एक दिन एक लड़का हमारे घर किराए पर रहने के लिए आया। वो बहुत ही जवान और खूबसूरत था। एक रात मैंने देखा कि मेरी ननद अपने कमरे में नहीं थी। मैं उसे ढूंढने लगी। मैंने देखा कि उस किराएदार लड़के के कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का तो मेरी ननद के साथ था। उन दोनों को जब मैंने उस हालत में देखा तो मेरा भी सब्र का बांध टूट गया और मैं भी दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी ननद दोनों को एक साथ। मेरा नाम रागिनी है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हमारी छोटी सी फैमिली है जिसमें मैं, मेरा पति, मेरे सास ससुर और मेरी ननद रहते हैं। मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। मेरा पति मुंबई में कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता है और वो महीने में केवल 2 या 3 बार ही घर आता है। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, जिसमें 3-4 कमरे खाली ही रहते हैं। उन कमरों में हम फालतू का सामान रखते हैं और उनका इस्तेमाल कम ही करते हैं। मैं ज़्यादातर समय अपनी ननद के साथ बिताती हूँ और वो मेरे साथ ही सोती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे पति महीने में केवल 2 बार ही आते हैं, इसलिए मेरी ननद मेरे साथ सोती थी और मेरे सास ससुर अपने कमरे में सोते थे। उनका कमरा हमारे कमरे के पास ही था। मेरे सास ससुर की उम्र 40 से 45 साल के बीच की थी, लेकिन वे अभी भी जवान दिखते थे। एक रात मैं बाथरूम जाने के लिए उठी, तब रात के 11 बजे थे। मेरी ननद तो गहरी नींद में सोई हुई थी और उसे कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ जाने लगी, मेरे सास ससुर के कमरे से अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ें वैसी ही थीं। मेरे सास ससुर के कमरे के दरवाजे में एक छोटी सी झिरी थी। जब मैंने उस झिरी से देखा तो उनके कमरे की लाइट भी जल रही थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर और मेरी सास एक दूसरे के साथ थे। उन्हें देखकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। एक औरत को केवल रात में ही ये समझ में आता है कि उसे एक मर्द की कितनी ज़रूरत होती है। मैं बाथरूम गई और वापस आई तो देखा कि उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि मेरे ससुर में आखिर इतनी ताकत कहाँ से आती है। इस उम्र में लोग ठीक से चल भी नहीं पाते, लेकिन वो तो पूरी ताकत दिखा रहे थे। सुबह जब हम खाना खाकर बैठे थे, तभी हमारे दरवाजे की घंटी बजी। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला तो हमारी पड़ोसन अपने साथ एक 22 साल के लड़के के साथ खड़ी थी। हमारी पड़ोसन ने कहा, ये लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता है और इसे रहने के लिए एक कमरे की ज़रूरत है। आपके पास वैसे भी 2-3 कमरे खाली पड़े हैं। अगर इस बेचारे को रहने के लिए एक कमरा दे दिया जाए तो आपका भला हो जाएगा। मेरी सास ने कहा, कमरे तो हमारे पास 3 खाली हैं, लेकिन उनमें सामान रखा हुआ है। हमारी पड़ोसन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इस लड़के को दिखा देती हूँ। अगर उसे पसंद आ गया तो वो यहाँ रह लेगा।
किराए पर कमरा देने की बात पर मेरी सास ने कहा ठीक है देख लो। वो लड़का और हमारी पड़ोसन अंदर आए और कमरा देखने लगे। मैं भी तुरंत जाकर उसे देखना चाहती थी। मैंने कहा मम्मी जी ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये लड़का है जो किराए पर कमरा लेना चाहता है। हमारी पड़ोसन ने कहा आपके 3 कमरे खाली हैं, अगर एक कमरा इस लड़के को रहने के लिए दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जब मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो वो बेहद सुंदर था। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी। वो भी मुझे तिरछी नज़रों से देख रहा था। मैंने मम्मी जी से कहा मम्मी जी कोई बात नहीं, आप इसे एक कमरा रहने के लिए दे दो। वैसे भी हमारे 2-3 कमरे खाली पड़े हैं और हमें हर महीने किराया मिल जाया करेगा। मेरी सास मान गई और कहा ठीक है, और वो लड़का हमारे घर में किराए पर रहने लगा। हमारे घर में एक ही बाथरूम था और वो लड़का भी वही बाथरूम इस्तेमाल करता था जो कि हम किया करते थे। एक दिन उस लड़के का गैस ख़त्म हो गया। वो हमारे घर आया और कहने लगा आंटी जी। मेरी सास ने कहा हाँ क्या बात है? वो बोला मेरा गैस ख़त्म हो गया है, क्या मैं आपके गैस पर रोटियां बना सकता हूँ? तब मेरी सास ने कहा कोई बात नहीं, आज के दिन हमारे यहाँ से रोटी खा लेना, हम तुम्हारे लिए भी रोटी बना देंगे। मेरी बहू रागिनी तुझे तेरे कमरे में रोटी पहुँचा देगी। वो लड़का बोला ठीक है मैडम, जैसे आप कहें। फिर वो अपने कमरे में चला गया। मेरी सास ने कहा रागिनी उस लड़के के लिए 4-5 रोटियां बना देना और दाल सब्जी डालकर उसे दे आना। मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और प्लेट में रखी और उसे देने चल पड़ी। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला और बोला हाँ हाँ आइए भाभी। मैं अंदर गई और कहा आपकी रोटी लेकर आई हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, आप टेबल पर रख दीजिए। मैंने टेबल पर रोटी रख दी। फिर वो बोला भाभी जी बैठ जाइए ना। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाकर और भी काम करने हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट बैठ जाइए। मैं 2 मिनट उसके पास बैठ गई। वो टीवी पर कोई फिल्म देख रहा था, शायद कोई इंग्लिश मूवी थी। मूवी देखते देखते अचानक से रोमांटिक सीन आ गया। वो सीन ऐसा था कि मैंने अपनी नज़रें हटा ली। वो कहने लगा पता नहीं फिल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा ठीक है अब मैं चलती हूँ। उसने कहा भाभी जी पूरी फिल्म देख कर जाइए ना। मैंने कहा नहीं नहीं, और अपने घर चली आई। रात में मैं उस लड़के के बारे में सोचती रही कि वो कितना ताकतवर था। जब मैं उसे रोटी देने गई थी तभी मैंने तय कर लिया था कि उसे अपने जाल में फंसाकर ही रहूँगी और अपने सर का ताज बनाऊँगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और वॉशरूम गई। जब मैं वॉशरूम गई तो मेरे सास ससुर के कमरे से फिर से वही आवाज़ें आ रही थीं। आज आवाज़ें बहुत तेज़ थीं। उनकी आवाज़ों को सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी उथल पुथल होने लगी। मैं वॉशरूम से वापस आ रही थी, तब मैंने देखा हमारे किराएदार राहुल के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा रात के 11 बजे राहुल के कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा चलो जाकर देखती हूँ। जब मैं उसके कमरे में गई तो देखा वो अपने मोबाइल पर वही फिल्में देख रहा था। उसने आवाज़ भी बहुत तेज़ कर रखी थी। मैंने कहा राहुल, तो उसने झट से आवाज़ कम कर दी और बोला हाँ भाभी जी आइए ना। मैंने कहा तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं? वो बोला मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा। उसने कहा भाभी जी आप अभी तक सोई नहीं? मैंने कहा मुझे भी अभी तक नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं देख रही थी कि तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही थी। उसने कहा चलो मैं देखता हूँ। फिर वो बोला आ जाओ ना भाभी, बैठ जाइए मेरे पास, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है और आप भी जागी हुई हैं। तब मैं उसके पास बैठ गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी उसने फिल्म बंद नहीं की। उसका फ़ोन इसी तरह चलता रहा। शायद उसने जाने के बाद छोड़ दिया था या फिर वो चला रहा था। मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी तो मुझे कुछ महसूस होने लगा। मैंने चुपके से उस पर नज़र डाली और फिल्म देखने लगी। राहुल को पता चला कि मैं चुपके से फिल्म देख रही हूँ। उसने फ़ोन उठाया और कहा भाभी देखनी है फिल्म आपको? मैंने कहा नहीं नहीं। उसने कहा देख लो ना। फिर क्या हुआ, आप भी तो अपने पति के साथ। उसने मेरे हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया
मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। लेकिन उसने ज़बरदस्ती से अपना मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। फिर मैं वो फिल्म देखने लगी। राहुल बोला, भाभी ऐसा करते हैं हम दोनों एक साथ देखते हैं, फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे। वो फिल्म कैसी थी मैं आपको क्या बताऊं। फिल्म देखते देखते राहुल ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैं उसे रोक न सकी क्योंकि मैं पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे हाथ ऊपर लाते हुए कहा, भाभी आप बैठो। और फिर वो कमरे की कुंडी लगाकर आ गया। जब मैं उसके बिस्तर पर बैठ गई तब उसने कमरे की कुंडी लगाई। फिर उसने ऐसा तहलका मचाया जिसकी मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी। ससुर और सास को देखकर मैं पहले ही पागल हो चुकी थी, इसलिए मैंने राहुल को ज़्यादा समय नहीं दिया। थोड़ी देर बाद राहुल ने कहा, भाभी अब आप जाइए, वरना किसी को पता चल जाएगा। और हाँ भाभी जान, जब भी आपका मन करे तो आ जाइएगा। मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर आई। पहले ये देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा, फिर सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। आज मुझे बेहद सुकून भरी नींद आई थी, जो शायद पहले कभी नहीं आई थी। अब मैं रोज़ रात को राहुल के पास जाने लगी थी। जब मैं राहुल के पास जाती तो उधर मेरे ससुर जी तहलका मचाने लगते थे। उन्हें देखकर ही तो मेरे अंदर और भी ज़्यादा हलचल होने लगी थी। मेरे ससुर ने मेरे अंदर तहलका मचाया था। अगर मैं उन्हें न देखती तो शायद मेरे अंदर वो हलचल पैदा न होती। एक रात जब मैं राहुल के कमरे से बाहर आ रही थी तो मैंने सोचा कि सब सो रहे होंगे। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरी ननद मेरे कमरे में नहीं थी। जब मैं लौटने लगी तो वो दरवाजे के पास खड़ी मुझे ही देख रही थी। मैंने उससे पूछा, दिव्या क्या हुआ? वो सीधा मेरे पास आई और बोली, भाभी आज मैंने तुम्हें किसी के साथ देख लिया। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, तुम उस किराएदार के पास क्या करने गई थी? मैंने कहा, कुछ नहीं, उसकी लाइट जल रही थी इसलिए मैं देखने गई थी। वो बोली, भाभी झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम उसके साथ थी। अब मैं चुप हो गई और नीचे सर झुका लिया। मैंने कहा, देख दिव्या, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भाई को गए हुए कितना समय हो गया है और महीने में 2 बार ही आता है। अब तो वो भी नहीं आया, 2 महीने हो गए उसे मेरे पास आए हुए। ये मुझे ही पता है कि मैं कैसे रह रही हूँ। दिव्या प्लीज़ ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। दिव्या कहती है, लेकिन भाभी ये सब गलत है। जब भाई को ये बात पता लगेगी तो आपको वो तलाक दे देंगे। मैंने कहा, तू उसे बताएगी या मैं? फिर भी उसे पता लगेगा। तुम जो चाहो करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो बिस्तर पर आकर सो गई। एक रात मैं फिर वॉशरूम जाने के लिए उठी। मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे दिन आ गए थे। अब 5 दिन तक मैं राहुल के पास नहीं जा सकती थी। जब मैंने उठकर देखा तो दिव्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने सोचा वो कहीं गई होगी। मैं वॉशरूम गई लेकिन वहाँ भी वो नहीं थी। फिर मुझे लगा क्या वो राहुल के पास चली गई। जब मैं राहुल के कमरे में गई तो मैंने देखा कि राहुल दिव्या के साथ था। ये देखकर मैं तो हैरान रह गई और तुरंत अपने कमरे में आ गई। मैं सोने का नाटक करने लगी। जब दिव्या कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा, तू कहाँ गई थी? वो बोली, मैं तो वॉशरूम गई थी। मैंने कहा, मैंने तुझे राहुल के साथ देखा है। वो बोली, भाभी देखो, तुम भी तो उसके पास जाती हो ना, फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? फिर उसने कहा, भाभी ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। ना मैं भाई को बताऊंगी और ना तुम मेरी बात माता पिता को या भाई को बताओगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों राहुल के पास जाने लगे। अब राहुल की तो बल्ले बल्ले थी, वो तो फूलों की तरह आनंद ले रहा था। अब उसे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पहले वो अपने घर चला जाता था 2-4 दिन के लिए, लेकिन अब वो घर भी नहीं जाता था। वो यहीं रहता था और हम दोनों के साथ समय गुजारता था। एक दिन दिव्या उसके पास जाती थी और अगले दिन मैं उसके साथ समय गुजारती थी। बस इसी तरह हम तीनों का कार्यक्रम चल रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों,
आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। सुबह के 8 बज रहे थे। 8 बजते ही टेबल पर रखा हुआ मोबाइल बज उठा। उसमें अलार्म बज रहा था। बेड पर सोई हुई कविता कंबल के अंदर से ही हाथ निकाल कर अलार्म को बंद करती है और वापस सोने लगती है। लेकिन कविता के साथ उसी बेड के अंदर सो रहे उसके अंकल की नींद खुल चुकी थी और नींद खुलते ही हाथ आगे बढ़ाकर कविता को अपनी ओर वापस खींच लेते हैं। इस पर कविता कहती है, क्या कर रहे हैं अंकल, प्लीज़ छोड़िए ना। सारी रात तो आपने वैसे भी सोने नहीं दिया, अब तो सोने दीजिए। अंकल बोलते हैं, तुम्हें आईफोन चाहिए ना। कविता करवट लेकर हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराने लगती है और अपनी बाहें फैला देती है। अंकल उसे अपने में समेट लेते हैं। तभी कविता कहती है कि अंकल जो भी करना है जल्दी कीजिए, मम्मी पापा कभी भी आ सकते हैं। अंकल कहते हैं, आने दो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा आ भी गए तो तेरी मम्मी को अपनी दूसरी साइड सुला लूँगा। और रही बात तेरे पापा की, तो वो तो एक नंबर का फट्टू ही है। और दोनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं और दोनों मिलकर फिर से तहलका मचाने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांचक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। सूर्यकांत गाजियाबाद के रहने वाले थे, जिनकी उम्र 50 के आसपास थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स के डिपार्टमेंट में नौकरी किया करते थे। परिवार में उनकी पत्नी थी, जिसका नाम वर्षा था। उसकी उम्र करीब 42 से 45 साल थी और उनकी एक बेटी थी, जिसका नाम कविता था और कविता की उम्र करीब 20 साल थी। सूर्यकांत जी स्वभाव से जितने सरल थे, उनका रहन सहन भी उतना ही सादा था। लेकिन उसके उल्टा उनकी पत्नी वर्षा उतनी ही मॉडर्न ख्यालात की थी। वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी और अपनी माँ को देख देख कर बड़ी हुई उनकी बेटी कविता, वो भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही थी। जितनी सुंदर माँ, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर उनकी बेटी कविता थी। लेकिन उसके भी शौक और उसका रहन सहन अपनी माँ से कम नहीं था। सूर्यकांत जी की कमाई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उनको उस लेवल पर वो रख सकें। अपने परिवार का अच्छे तरीके से वो पालन पोषण करके अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकें, इतना उन्होंने किया था। लेकिन माँ और बेटी की ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती थीं। जिंदगी किसी तरह से खींचातानी करके चल रही थी। बेटी जब भी कॉलेज जाती, कॉलेज में अपने दोस्तों और लड़के लड़कियों का स्टैंडर्ड देखती, तो मन ही मन वो सोचा करती थी कि काश मैं भी इनकी तरह रह पाती, मैं भी इनकी जैसी चीज़ें ला पाती। और इधर जो माँ थी, उसका भी आए दिन अपने पति सूर्यकांत जी से बहस होती ही रहती थी। रोज़ की तरह आज भी सूर्यकांत जी ऑफिस पहुँच गए, लेकिन उस ऑफिस का माहौल कुछ अलग था। पता करने पर मालूम चला कि पुराने बॉस का ट्रांसफ़र हो गया है। उनकी जगह पर नए बॉस आए हुए हैं। देखते ही देखते एक व्यक्ति कैबिन से निकल कर के बाहर आता है और पूरे स्टाफ का अच्छे से वेलकम करता है। वो अपना परिचय सबको देते हैं कि हेलो गाइस, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं आज से आप लोगों का बॉस हूँ। मुझे बॉस नहीं, अपना फ्रेंड समझिए और ऐसा कोई काम न कीजिए कि मुझे आपको बताना पड़े कि मैं आपका बॉस हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही देर के बाद अमित किसी काम से सूर्यकांत को अपने केबिन में बुलाते हैं और कुछ काम के बारे में बातें होती हैं। उसके बाद सूर्यकांत अमित से कहता है कि सर, आप कहाँ पर रह रहे हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है। इस पर अमित कुमार उसे बताता है कि राजेंद्र नगर में फ्लैट मैंने किराए पर लिया है और फैमिली में अकेला हूँ। मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरा 7 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। अब मैं अकेला ही रहता हूँ। अभी बस सामान आया ही है, अभी कुछ सेट नहीं हुआ। कुछ देर रुककर सूर्यकांत कहता है, सर अगर आप बुरा ना माने तो जब तक आपका घर सेट नहीं हो जाता, तब तक आप क्या मेरे घर पर डिनर कर सकते हैं। मेरी पत्नी को भी बहुत खुशी होगी। अमित कुमार कहता है, अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं होटल में मैनेज कर लूँगा। सूर्यकांत की जिद करने पर अमित मान जाता है। सूर्यकांत घर जाकर सब बातें अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन उसकी पत्नी चिढ़ जाती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है। ठीक रात के 9 बजे घर की डोर बेल बजती है। वर्षा जाकर दरवाज़ा खोलती है। वो देखती है कि सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है
वो दिखने में काफ़ी हैंडसम और काफ़ी उम्र का था, लेकिन उसकी बॉडी एकदम फिट लग रही थी। और वो व्यक्ति सूर्यकांत का बॉस अमित कुमार था। लेकिन जब अमित कुमार सामने खड़ी वर्षा को देखता है तो वो देखता का देखता रह जाता है। उसके दिल में घंटियां सी बजने लगती हैं, क्योंकि वर्षा बहुत ही खूबसूरत महिला थी। अमित कुमार देखकर पिघलने लगता है, फिर खुद को संभालता है और कहता है, मैं अमित हूँ, सूर्यकांत का बॉस। वर्षा अमित को अंदर आने को कहती है। अमित सोफे पर बैठ जाता है। वर्षा टेबल पर डिनर लगा देती है और कविता को आवाज़ लगाती है। कविता सीढ़ियों से उतरते हुए आती है। अमित हल्की मुस्कान देता है। उसके बाद सूर्यकांत जी एक दूसरे का परिचय करवाते हैं। फिर सब लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। लेकिन डिनर करते करते अमित कुमार की नज़रें सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर टिकी हुई थीं। वो वर्षा को ताड़े जा रहा था, उसे घूरे जा रहा था। जब डिनर हो जाता है तब वर्षा अमित कुमार से कहती है कि अब आप रोज़ यहाँ आएंगे और यहीं पर डिनर किया करेंगे। अमित मना कर रहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्षा नहीं मानती। अमित कुमार थैंक्स कहकर चला जाता है। सूर्यकांत अपनी पत्नी का बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश होता है कि चलो इसी बहाने शायद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी वर्षा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। अमित की उम्र करीब 45 साल की थी, लेकिन उसने अपने आप को फिट बनाए हुए था, इसलिए उम्र में वो कम दिखता था। अब डिनर करने के लिए रोज़ अमित कुमार उनके घर आने जाने लगा। एक हफ्ते में अमित इस परिवार में अच्छे से घुल मिल गया और वर्षा से आंखों ही आंखों में बातें भी शुरू हो गईं। अमित कुमार और वर्षा दोनों एक दूसरे को दिल दे चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिया। दोनों फ़ोन में चैटिंग करने लगे और चैटिंग में ही अपने दिल की बात अमित कुमार ने वर्षा से कह दी थी और वर्षा ने भी उसके ऑफ़र को फ़ोन पर ही एक्सेप्ट कर लिया था। अब तलाश थी सिर्फ एक मौके की। अब ऐसे हालात बनने की वजह से अमित कुमार सूर्यकांत को ज़्यादातर बाहर टूर पर रखने लगा था। उसे प्रमोशन का लालच देने लगा था और प्रमोशन के चक्कर में सूर्यकांत भी ज़्यादा मेहनत करता था और काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने लगा। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अमित कुमार एक दिन सूर्यकांत के घर पहुंच जाता है। घर में सिर्फ वर्षा थी। कविता कॉलेज गई हुई थी। घर में कोई तीसरा नहीं था। दोनों अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे से लिपट जाते हैं और वहीं रखे सोफे पर तहलका मचाना शुरू कर देते हैं। काम पूरा होने के बाद अमित चला जाता है। जब अमित कुमार का उनके घर हमेशा का आना जाना हो गया था, दिन हो चाहे रात हो या फिर कोई छुट्टी, वो सारा दिन उन्हीं के घर पड़ा रहता। इधर कविता इस चीज़ को बराबर नोटिस किया करती थी कि मेरी माँ और अमित कुमार के बीच में ज़रूर कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन उनको कभी रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन एक दिन अचानक कविता कॉलेज से घर जल्दी आ जाती है। घर के अंदर वो देखती है कि अमित कुमार और उसकी माँ बड़ी तेज़ी से तहलका मचा रहे थे और अमित माँ का मुंह दबाए हुए था ताकि वो आवाज़ न कर सके। लेकिन कविता चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है और वापस घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर निकलने के बाद आवाज़ लगाते हुए अंदर आती है ताकि उसके माँ को लगे कि कविता बिल्कुल अभी आई है। और जैसे ही कविता आती है, वो दोनों लोग अपने अपने कपड़े ठीक करके हॉल में आ जाते हैं। अब जब भी अमित घर पर आता तो कविता और वर्षा दोनों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आया करता था। लेकिन अपनी माँ को अमित कुमार के साथ वो सब करते हुए देखने के बाद कविता का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा था। वो ये नहीं सोच रही थी कि मेरी माँ पिताजी को धोखा दे रही है। उसका दिमाग तो इस ओर दौड़ रहा था कि अंकल को अगर मैं अपने जाल में फंसा लूँ तो मैं अपने वो सारे काम, अपनी सारी ज़रूरतें मैं अंकल से पूरी करवा सकती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत है तो अंकल को अपने पीछे दीवाना बनाने की। और वो इस वक्त से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाती है। इसके बाद से उसने अपना रहन सहन सब कुछ चेंज कर दिया था। अब वो जब भी अंकल के सामने आती तो शॉर्ट्स और डीप नेक टी शर्ट पहनकर ही आया करती थी ताकि अंकल उसको नोटिस करें और उसे उस नज़र से देखें। अब ढीले नाड़े का आदमी कब तक अपने आप को कंट्रोल कर पाता
अब कविता ने भी उससे डबल मीनिंग बातें करनी शुरू कर दी थी। उनके साथ हंसी मजाक करती। अब धीरे धीरे आकर्षित होने लगा था। लेकिन कविता की माँ को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी, क्योंकि अपनी माँ के सामने कविता बहुत सावधान रहा करती थी। एक दिन दोपहर के समय जब अमित घर आकर डोरबेल बजाता है, तब कविता ही दरवाज़ा खोलती है। उस वक्त कविता शॉर्ट्स और डीप नेक टी शर्ट में थी, जो कि बहुत ही छोटी टाइप की टी शर्ट थी, जिसमें से उसका पूरा वजूद साफ देखा जा सकता था। उसे इस तरह से देखकर अमित कुमार पागल सा हो जाता है। वो उसको अंदर लेकर आ जाती है और जब वो पूछता है कि आपकी मम्मी कहाँ गई हैं, तब कविता कहती है कि वो किसी काम से मार्केट गई हुई हैं। इसके बाद कविता सोफे पर बैठकर अपने स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करने लगती है। अमित भी थोड़ी दूर पर कुर्सी पर बैठा हुआ था और कविता को घूर रहा था। अमित पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? कविता कहती है कि मैं अपना एक असाइनमेंट पूरा कर रही हूँ। अमित कहता है लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और जाकर के उसके पास सटकर बैठ जाता है और कविता की मदद करने लगता है। मदद करने के बहाने से उसे यहाँ वहाँ छूने लगता है। कविता सोचती है कि यही सही मौका है। कविता कोई विरोध नहीं करती, वो भी उसके साथ मिलकर पूरा सपोर्ट करने लगती है। अब अमित कुमार उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। अब दोनों कंट्रोल के बाहर होने लगे थे और दोनों एक दूसरे में समाने वाले थे। दोनों का प्रोग्राम शुरू ही हुआ था कि तभी डोरबेल बजती है। अचानक से दोनों कपड़े पहनने लगते हैं। उसके बाद अमित दूर जाकर बैठ जाता है। कविता दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर वर्षा थी। अमित को देखकर वो चेहरे पर स्माइल लाती है और कहती है, अरे आप कब आए? तब अमित कुमार कहता है, बस अभी आकर ही बैठा हूँ। कविता अपना सामान उठाकर ऊपर वाले कमरे में जा चुकी थी। मौका अच्छा था क्योंकि अमित अभी अधूरा रह गया था और वर्षा भी प्यासी थी। वो बेडरूम में जाकर दोनों मिलकर तहलका मचाते हैं। अब अमित और कविता भी फ़ोन पर चैट करने लगते हैं। कविता जो भी डिमांड करती, अमित उसे पूरा करता रहता। अमित कविता से गंदे गंदे चैट किया करता, लेकिन कविता उसे मना नहीं करती थी, बल्कि उसकी आँख को और भी ज़्यादा भड़काने लगती। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाक्रम होता है कि कविता की नानी यानी कि वर्षा की माँ का देहांत हो जाता है। अब कविता के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उसके माता पिता को चिंता हुई कि कविता को अकेले किसके भरोसे छोड़कर जाया जाए। इस पर कविता कहती है कि अमित अंकल है ना, उन्हें कह दीजिए, वो ध्यान रख लेंगे। अपने घर की जगह रात को यहाँ पर सो जाएंगे, और वैसे भी आप लोग कल शाम तक तो लौट ही आएंगे। सूर्यकांत को यही ठीक लगा। वो अमित कुमार को फ़ोन लगाकर सारी बात बताता है। अब अमित के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। उसका सपना आज पूरे होने वाला था। अमित कहता है, आप लोग निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। सूर्यकांत और वर्षा निकल जाते हैं। शाम को जब अमित कुमार ऑफिस से आता है, तो आते समय बियर की बोतल लेकर आता है। कविता और अमित जम करके बियर पीते हैं और मस्ती करते हैं। अब वो रात आ चुकी थी जिसमें दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था। कविता को पता था कि जब तक मैं एक बार इस अंकल के साथ नहीं सोऊंगी, तब तक अंकल पूरे तरीके से मेरे काबू में नहीं आएगा और मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगी। जब अमित अंकल उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है, तब कविता उसे रोक देती है और कहती है, अंकल इतनी भी जल्दी क्या है? आप ये क्या करने जा रहे हैं? तब अंकल कहता है, कुछ नहीं, बस मैं तो जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तभी कविता कहती है, इतनी आसानी से जन्नत की सैर नहीं करने दूंगी अंकल। अमित कहता है, तो फिर कैसे करने दोगी? तब कविता कहती है, मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देंगे आप? तब अमित कहता है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कविता कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक आईफोन चाहिए। ये सुनकर अमित कहता है, बस आईफोन? ठीक है, ले लेना, मिल जाएगा तुम्हें। बस ये सुनकर कविता खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपनी बाहें फैला देती है और अमित उसकी बाहों में समा जाता है। उस रात कविता ने अंकल के साथ मिलकर ज़बरदस्त तहलका मचाया कि अंकल का पूरी रात पसीना न सूख पाया, और अमित की उम्र भी ज़्यादा थी। तब कविता को भी पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल गई। अमित बारी बारी से कभी माँ को, कभी बेटी को, दोनों को जन्नत की सैर कराता। कविता को तो पता था कि मेरी माँ के साथ भी यही सब करता है,
लेकिन वर्षा को मालूम नहीं था कि मेरी बेटी भी इस काम में इन्वॉल्व है। एक बार अमित सूर्यकांत को बाहर किसी काम से बाहर भेज देता है। अमित रात में आकर वर्षा के साथ वो सब कुछ करने लगता है। उधर सूर्यकांत का काम किसी वजह से रुक जाता है। तब वो वापस अपने घर आता है। उसकी हमेशा की आदत थी कि वो अपने पास रखी सेकंड की से ही दरवाज़ा खोला करता था। वो घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करता था। दरवाज़ा खोलकर जब बेडरूम में जाता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों पर इतना जोश चढ़ा हुआ था कि वो समझ नहीं पाए कि बेडरूम में कोई आ गया। उसकी पत्नी भी खुलकर उस बॉस के साथ एंजॉय कर रही थी। ये देखकर सूर्यकांत का खून खौल उठता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये सुनकर दोनों झट से अलग हो जाते हैं और अपने अपने कपड़े ढूंढने लगते हैं। सूर्यकांत अमित का कॉलर पकड़कर हॉल में ले आता है और कहता है, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो कहता है, निकल जा यहाँ से और आज के बाद दोबारा कभी दिखाई मत देना। अमित का मार उसे देख लेने की धमकी देता है कि तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। सूर्यकांत कहता है, मुझे नहीं करनी तेरी नौकरी, मैं भूखा नहीं मर जाऊंगा। अमित वहाँ से चला जाता है। कविता भी ये सब चीज़ें सुन रही होती है, लेकिन कविता नीचे उतरकर नहीं आती क्योंकि उसने समझ लिया था कि आज मम्मी रंगे हाथों पकड़ी गई है। उसके बाद सूर्यकांत का अपनी पत्नी वर्षा के साथ जमकर झगड़ा होता है। वर्षा सूर्यकांत से बराबरी से लड़ रही थी और कहती है, तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है? ना तुम मुझे आज तक शारीरिक सुख दे सके और ना ही मेरी ज़रूरतें पूरी कर सके। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रात को अधूरी रह जाती हूँ। तुम मुझे शारीरिक तौर पर संतुष्ट नहीं कर सकते और जीवन में न तुम पैसा कमा पाए और ना ही कोई सुख सुविधा दे पाए। अगर वो किसी और व्यक्ति से मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों न लूं? इतनी बेशर्म की तरह वो अपने पति से बात कर रही होती है। गुस्से में आकर सूर्यकांत वर्षा पर हाथ छोड़ देता है। उसके बाद से अमित का आना जाना बंद हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक सूर्यकांत पंखे से लटका हुआ मिलता है। पुलिस आत्महत्या का केस फाइल कर देती है, लेकिन कविता जैसी भी थी, वो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था। अब अंकल का आना जाना फिर से चालू हो गया था। एक दिन अंकल और वर्षा की बातें कविता सुन लेती है। तब मालूम चलता है कि पापा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनको मम्मी और अंकल ने मिलकर मार डाला है और उसको आत्महत्या का रूप दे दिया है। इतना सुनते ही वो पुलिस के पास जाकर शुरू से लास्ट तक की कहानी बता देती है। पुलिस वर्षा और अमित कुमार को उठाकर जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम संजना है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं इसी गांव के आखिरी छोर पर बनी हुई एक छोटे से कच्चे मकान में रहती हूँ। मेरी शादी अजय से हुई थी, जो अब शहर में नौकरी करता है। हालांकि शादी के शुरुआती दिन खुशी के थे, लेकिन वक्त के साथ अजय की दूरियां बढ़ती चली गईं। अब अजय महीने में एक बार भी गांव नहीं आता और हमारे बीच प्यार जैसी कोई भी चीज़ नहीं बची। घर संभालना, बच्चों का ख्याल रखना और दिन रात काम करते रहना ही मेरी ज़िंदगी बन गई है। एक दिन हमारी पुरानी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। इस मशीन को ठीक कराना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं इसमें ही सारे कपड़े धोती थी और नई मशीन ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अजय को फ़ोन किया तो उसने कहा, गांव से किसी टेक्नीशियन को बुला लो, मैं नहीं आ पाऊँगा। उसका ये जवाब सुनकर मेरा दिल टूट गया। खैर, मैं क्या करती, गांव में मशीन ठीक करने वाला ज़्यादा नहीं मिलते थे। लेकिन पड़ोसन ने एक नए टेक्नीशियन का नंबर दिया। मैंने उसे बुलाने का फ़ैसला किया। अगले दिन दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक राजू नाम का लड़का खड़ा था। उम्र यही कोई 18-19 साल थी और शरीर उसका गठीला था। उसकी हल्की दाढ़ी थी और साधारण कपड़ों में था, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते भाभी जी, मैं वॉशिंग मशीन देखने आया हूँ। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मेरे मन में अजीब हलचल होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुलाया। वो धीरे धीरे चलते हुए ड्राइंग रूम से होते हुए मशीन के पास पहुँच गया।
मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, मानो उसके हर कदम की आहट को महसूस कर रही हूँ। मशीन को देखने के लिए वो झुका और मैं पास खड़ी उसे देखती रही। ये पावर सप्लाई में गड़बड़ लगती है, उसने कहा। एक औजार निकालते हुए उसकी आवाज़ में अपनापन था, जैसे वो किसी अजनबी नहीं बल्कि घर का ही हिस्सा हो। वो अपने काम में लगा रहा और मैं उसे वहीं खड़ी निहारती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन उसकी मौजूदगी में मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। शायद इसी वजह से मैं उससे बार बार छोटे मोटे सवाल पूछती रही। कितना समय लगेगा ठीक करने में? बस आधा घंटा भाभी जी, आप परेशान मत होइए। मशीन ठीक होने तक मैं किचन में जाकर चाय बना लाई। जब मैं उसे चाय पकड़ाने गई, तभी उसका हाथ मेरे हाथ से हल्के से टच हो गया। एक पल के लिए मेरी धड़कनें तेज हो गईं। शायद इसे संयोग कह सकते हैं, मगर उस स्पर्श में अजीब सी गर्मी थी। राजू ने मशीन ठीक कर दी और मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। मैंने उसको धन्यवाद किया। अगली बार कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे ही बुलाइएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। वो तो चला गया था, मगर उसकी मुस्कान मेरे दिलो दिमाग पर रह गई। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी बेजान जिंदगी में किसी ने रंग भर दिए हों। उस रात मैं सो नहीं पाई। उसकी आंखें और मुस्कान बार बार मेरे जहन में आ रही थी। अगले दिन मशीन फिर से बंद हो गई, या शायद मैं बहाना ढूंढ रही थी उसे दोबारा बुलाने का। मैंने उसे फिर से फ़ोन किया और वो आधा घंटे में ही आ गया। इस बार वो थोड़ा बेफिक्र था, जैसे हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हों। जब वो मशीन ठीक कर रहा था, मैं पास में खड़ी थी। अचानक उसने काम के बीच मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं भाभी जी, सब ठीक तो है ना? उसके सवाल में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो मेरी तकलीफ़ों को समझ रहा हो। मैं चाहती थी कि कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसी हूँ। अजय से ये उम्मीद कब की टूट चुकी थी। हाँ, बस यूं ही मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। काम ख़त्म करके जब वो जाने लगा, तो मैंने उसे चाय के लिए रोक लिया। वो मना नहीं कर पाया। इस बार हम दोनों ने चुपचाप एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढते हुए चाय पी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा आकर्षण था। राजू ने जाते जाते अचानक मेरी तरफ झुककर मेरे गाल पर हल्का सा चुंबन कर दिया। मैं एकदम से हैरान रह गई। मेरे हाथ कांपने लगे और चेहरा तपने लगा। वो तुरंत पीछे हट गया और बोला, सॉरी भाभी जी, मुझसे गलती हो गई। मगर वो गलती नहीं थी। उस स्पर्श में ऐसी गर्मी थी जो मुझे सालों से महसूस नहीं हुई थी। मुझे पता था कि ये गलत था, मगर फिर भी कहीं न कहीं उसे एहसास में एक सुकून था। वो चुपचाप बाहर चला गया, मगर मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। उस एक पल ने मेरी जिंदगी में भूचाल ला दिया था। राजू के जाने के बाद मेरे मन किसी तूफान से घिर गया था। उस गाल पर छोड़ा गया हल्का चुंबन, उसकी आंखों की चमक और उसका जाना, सब कुछ जैसे मेरे मन में अटक गया था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी तृप्ति महसूस हो रही थी। अगले दिन फिर सुबह की वही भागदौड़ शुरू हो गई। बच्चों के कपड़े धोने थे, रसोई संभालनी थी और घर के बचे हुए काम खत्म करने थे। मगर दिल और दिमाग राजू के ख्यालों में ही खोया रहा। इसी बीच फिर से वॉशिंग मशीन ने काम करना बंद कर दिया। अब मैं समझ गई थी कि ये समस्या बार बार क्यों हो रही थी। मशीन नहीं, शायद मैं ही बार बार उसे देखना चाहती थी। शाम होते होते मैंने उसे फिर फ़ोन किया। मशीन फिर से रुक गई है। राजू, क्या तुम आ सकते हो? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाभी जी, बस 15 मिनट में आ रहा हूँ। 15 मिनट में वो फिर से घर के दरवाजे पर खड़ा था। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और वो बिना ज़्यादा बोले सीधा मशीन के पास चला गया। जैसे जैसे वो अपने औजार निकालने लगा, मैं भी उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। वो मशीन के तारों को ठीक कर रहा था और मैं उसे पास से देख रही थी। अचानक वो खड़ा हुआ और मुझे पीछे से कसकर गले लगा लिया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन से टकराने लगीं और उस पल में मेरा पूरा शरीर जैसे सिहर उठा। मैंने चाहा कि खुद को छुड़ा लूं, मगर वो पकड़ इतनी नरम और प्यार भरी थी कि मेरे हाथ कांप गए।
तुम ये क्या कर रहे हो राजू? मैंने थरथराती आवाज़ में कहा। भाभी जी, मैं आपको बस एक पल की खुशी देना चाहता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि आप कितनी अकेली हैं, उसने धीरे से कहा। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो मुझे अंदर तक हिला गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मेरे दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही थी, और क्या यह गलत था या शायद ये वही सुकून था जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। मैंने अचानक अपने आप को संभाला और उसे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। राजू के चेहरे पर एक हल्की परछाई सी आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ चुपचाप मेरी आंखों में देखता रहा, जैसे उसे पता हो कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गुस्से में कहा, मगर मेरी आवाज़ खुद ही विश्वास से खाली थी। माफ़ कीजिए भाभी जी, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। बस मैं तो आपकी आंखों में जो अकेलापन देखा, उससे खुद को रोक नहीं पाया। उसकी ये बातें सुनकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो मुझे अंदर तक छू गई थी। राजू ने अपना काम पूरा किया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, भाभी जी, अगर कभी बात करने का मन हो तो मुझे बुला लेना। ये कहकर वो तो बाहर चला गया और मैं हैरानी से वहीं खड़ी खड़ी उसे देखती रही। मगर इस बार मेरे दिल में अजीब सी हलचल के साथ बेचैनी भी थी। अब मैं हर वक्त बस उसके बारे में सोचने लगी थी। उसकी मासूमियत, उसका प्यार और उसका वो एक पल का स्पर्श, सब कुछ जैसे मेरे दिल में गहरा असर कर गया था। रात भर मैं सो नहीं पाई। मेरे पति की बेरुखी, घर का बोझ और मेरी वीरान जिंदगी ने मुझे जकड़ रखा था। राजू ने जो प्यार का एहसास कराया था, वो अब मेरे दिल में गहराई तक उतर चुका था। अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि मैं अब और नहीं सहूंगी। मैंने राजू को फिर से बुलाया, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं था। मैंने उसे सीधे बुलाया क्योंकि अब मैं उसके बिना नहीं रहना चाहती थी। वो दोपहर में आया, मैं उसे घर के अंदर ले आई और इस बार दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में राहत भी थी। मैंने बिना कुछ कहे राजू को अपने गले से लगा लिया। उसने भी मुझे प्यार से थाम लिया था, जैसे सालों की थकान को मिटाने का यही एक तरीका हो। भाभी जी, आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, उसने धीरे से कहा। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में ले गई। बेडरूम में पहुँचते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी आंखों की गहराई मुझे और उसकी ओर खींच रही थी। मैंने उसे फिर से कसकर गले लगाया, जैसे अपने सारे टूटे सपनों को उसके आलिंगन से समेट लेना चाहती थी। फिर उसने मेरी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया और प्यार से मेरी तरफ देखा। बिना कोई शब्द कहे बस हमारी धड़कनें बोल रही थीं। उसने मुझे अपनी बाहों में और भी कसकर पकड़ लिया था। हम दोनों इतने करीब आ गए कि हमारी नाकें एक दूसरे से टकराने लगीं। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं और मैं उसकी आंखों में देखे जा रही थी, जैसे वहाँ कोई अनकही कहानी छिपी हो। वो धीरे धीरे मेरे गालों को सहलाने लगा। उसके स्पर्श में ऐसा अपनापन था जिसे मैंने बरसों से नहीं महसूस किया था। मैं उसकी आंखों में डूबी जा रही थी और वो मेरी आंखों में। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से मेरा चेहरा थामा। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर गया था। उसकी निगाहें अब मेरे लाल होठों पर टिक गई थीं। मैं उसकी आंखों में झांक रही थी और साफ साफ देख सकती थी कि वो मुझे चूमना चाहता था। सच कहूँ तो मैं भी उस पल का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज़ हो गई थीं, जैसे कोई तूफान अंदर मच रहा हो। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे से टकरा रही थी और मेरे अंदर का हर हिस्सा मानो उसे करीब आने की इजाज़त दे रहा था। वो धीरे धीरे मेरे होंठों की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे की मासूमियत और चाहत ने मुझे बेचैन कर दिया था। हमारा चेहरा अब इतना करीब था कि हमारी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थीं। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मैंने खुद को पूरी तरह से उस पल के हवाले कर दिया। लेकिन तभी मेरे दिल में एक ख्याल जागा, एक ऐसा ख्याल जिसने मुझे जैसे किसी गहरी नींद से जगा दिया हो। मैंने तुरंत अपने हाथ से उसके सीने पर हल्का सा दबाव डाला और उसे रोक दिया। बस 1 मिनट राजू,
मैंने धीमे से कांपती हुई आवाज़ में कहा। वो अचानक चौंक गया। उसकी आंखों में उलझन साफ नजर आ रही थी, जैसे उसके मन का सपना टूट गया हो। मैं उससे थोड़ी दूर हट गई। मैं उसकी बेचैनी महसूस कर सकती थी। उसकी निगाहें सवाल कर रही थीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं पास रखी मेज़ की तरफ बढ़ी। मेरी आंखों में अब भी एक ठहराव था, लेकिन मेरे अंदर कई तूफान उठ रहे थे। मैंने अपने गले में पहना हुआ मंगलसूत्र धीरे से निकाला। मेरी अब उंगलियां कांप रही थीं। उस छोटे से मंगलसूत्र को मैं देर तक अपनी हथेली में थामे खड़ी रही। ये मेरे और समाज के बीच की आखिरी डोर थी। फिर मैंने गहरी सांस ली और उस मंगलसूत्र को मेज़ की दराज में रख दिया। एक पल के लिए ठहरकर खुद को महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया हो। मैंने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू कंधे से गिरा दिया और अपने बालों को अच्छी तरह से खोल दिया। बालों की लटें मेरे चेहरे पर आकर गिरने लगी थीं। मैंने अपनी सांसों को संभाला और वापस उसकी ओर बढ़ गई। वो अब भी मुझे ही देख रहा था। शायद समझ नहीं पाया था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्यास थी। मैंने उसके पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। एक बार फिर से उसकी नाक मेरी नाक को छू गई थी। मेरी सांसों और उसकी सांसों का संगम हो चुका था। अब मैं किसी सोच में नहीं थी। मेरे मन के सारे बंधन टूट चुके थे। और फिर मैंने उसे चूमा। उसका पहला स्पर्श ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया हो। उसके होंठों की नमी ने मेरे दिल के सारे दर्द को मिटा दिया था। ये कोई साधारण चुंबन नहीं था, ये मेरे दिल और आत्मा का मिलन था। उसने अपने हाथ मेरी कमर पर रख दिए और मुझे और करीब खींच लिया। मैं उस पल में पूरी तरह खो चुकी थी। वो पल ऐसा था जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकती। मेरा पूरा वजूद उस चुंबन में समा गया था। मेरे जीवन के सारे खालीपन को जैसे उसने अपने होंठों के स्पर्श से भर दिया था। उसके होंठों की नरमी और उसकी बाहों की गर्मी में मैं पिघल चुकी थी। दोपहर से लेकर रात तक हम एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। हम एक दूसरे को चूमते और छूते रहे, जैसे ये लम्हा कभी ख़त्म न हो। दुनिया की हर फिक्र उस कमरे से बाहर छूट चुकी थी और हम सिर्फ उस लम्हे में जिंदा थे। उस पल में हमने सारी सीमाएं तोड़ दी, बिना कोई शब्द कहे। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा। घर के हर कमरे, हर कोने में हमारी कहानियां छिपने लगीं। वो मेरा साथ देने आया था और मैं अब इस पल को जीना चाहती थी, बिना किसी पछतावे के। फिर धीरे धीरे हम लोग सो गए, थकान से नहीं बल्कि सुकून से। अचानक मोबाइल का अलार्म बजा। सुबह के 4 बज चुके थे। मैं अब भी उसकी बाहों में सोई हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि उसे अब जाना होगा। मैंने उसे धीरे से उठाया और कहा, लोगों के जागने से पहले तुम चुपचाप निकल जाओ। उसने नींद से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, लेकिन बिना किसी सवाल के तैयार होने लगा। उसने अपने कपड़े पहने और मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए उसके पीछे चल दी। मेरा दिल उसे रोकना चाहता था, लेकिन हालात की मजबूरी कुछ और कह रही थी। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने एक बार फिर मुझे होंठों पर चूमा। मैं शर्मा गई, लेकिन मेरी आंखों में इंतज़ार का वादा था। मैंने धीरे से कहा, कल फिर से किसी बहाने से आ जाना, मैं इंतज़ार करूंगी। उसने मुस्कुराकर हामी भरी और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस बेडरूम में चली गई। शर्माते हुए तकिए में मुंह छुपाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिल अब भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। उस दिन से हमारी ज़िंदगी बदल गई। वो एक लम्हा जिसमें हमने प्यार को पूरी तरह से महसूस किया था। सब कुछ शांत था, मगर दिलों में एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। इस कहानी का अंत यही होता है, जहाँ दोनों ने अपने अपने दुखों से बाहर निकलकर एक दूसरे में सुकून पाया। ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जो हमें बताती है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर प्यार हमें फिर से जीना सिखा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। आंटी की बेटी का मेरे घर पर होना मुझे बेचैन कर रहा था।
करीब आधी रात का समय था जब मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। जब मैं पानी पीकर वापस अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरी नज़र अचानक सोफे पर सोई हुई आंटी की बेटी पर पड़ी। रात की हल्की रोशनी में प्रिया की छवि कुछ और ही नज़र आ रही थी। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके गालों को छू रहे थे और वो सोते समय बार बार अपने बालों को साइड में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी सांसों की धीमी आवाज़ और उसके चेहरे की मासूमियत मुझे एक पल के लिए थामने को मजबूर कर रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की खूबसूरती उस रात जैसे और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस रात बारिश की तेज़ आवाज़ें और बिजली की कड़क मेरे मन की बेचैनी को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थीं। प्रिया सोफे पर लेटी हुई थी और मैं उसके चेहरे को, उसकी मासूमियत और सुंदरता में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लटें उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बना रही थीं। तब एक ज़ोरदार बिजली चमकी और प्रिया ने घबराहट में मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके इस अचानक स्पर्श ने मुझे अंतर तक हिलाकर रख दिया था। मैं आखिर क्या करता? मैं भी एक मर्द था। मैं अपने मन को काबू में न रख सका और फिर उस रात मैंने प्रिया को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रोहन है और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी अनीता अब माँ बनने वाली है। अनीता दिखने में बेहद सुंदर है और मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। अब जब उसका 8वां महीना चल रहा है तो उसका और आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता है। हाल ही में मुझे ट्रांसफ़र मिल गया। मेरे स्कूल का स्थान अब बदलने वाला था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालत में अनीता को अकेला कैसे छोड़ूं। मैंने सास ससुर को बुलाया और स्थिति समझाई। अंत में हमने यही निर्णय लिया कि इस समय अनीता को मायके भेज देना सही होगा ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। अनीता का मायके जाने के बाद घर में अकेले रहना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गया था। मुझे घर का हर छोटा बड़ा काम खुद करना पड़ता था। पीछे की गली में मेरी आंटी और उनकी बेटी रहती थी। कुछ दिन पहले मेरे मामा का निधन हो गया था, इसलिए रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन आंटी मुझसे मिलने आई और पूछा, रोहन, तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। बातचीत के दौरान मैंने आंटी से कहा कि मुझे घर के काम काज के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है, जिस पर आंटी ने तुरंत कहा, रोहन, तुम्हें नौकरानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी जब तक तुम्हारी पत्नी वापस नहीं आ जाती। आंटी के प्रस्ताव को मैंने स्वीकार कर लिया क्योंकि उनकी मदद से मुझे बड़ी राहत मिल जाती। मैं सोच रहा था कि आंटी को इस काम के लिए कुछ पैसे दे दूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। अगले ही दिन से आंटी मेरे घर आने लगी। वो मेरे खाने पीने और बाकी काम काज का ध्यान रखने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन आंटी ने मुझसे कहा, रोहन, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के गांव जाना पड़ेगा। उसकी बेटी की शादी है। शायद मुझे कुछ दिन लग जाएं, लेकिन तुम चिंता मत करना। मेरी बेटी तुम्हारी मदद के लिए आएगी। वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी और घर का ध्यान भी रखेगी। हालांकि मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन काम का दबाव इतना था कि मैंने उनकी बात मान ली। आंटी ने वादा किया कि उनकी बेटी मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगी। मैंने सोचा, चलो, कोई तो है जो इस मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। सुबह का वक्त था और मैं सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खोलते ही मेरी आंखें जैसे ठहर गईं और मेरे मन में हलचल सी मच गई। मेरे सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा मासूम और चमकदार था और उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। मैं कुछ पल के लिए चौंक कर रह गया। उसने धीरे से कहा, रोहन, मैं प्रिया हूँ, तुम्हारी आंटी की बेटी। माँ ने मुझे भेजा है। उसकी आवाज़ ने मुझे जैसे होश में ला दिया था। मैंने उसे तुरंत अंदर बुलाया और एक गहरी सांस ली। प्रिया ने अंदर आकर इधर उधर देखा
फिर मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और उसे घर के सारे कामों के बारे में बताने लगा। मुझे ये सब समझाते हुए लगा कि वो बहुत होशियार है और जल्दी ही सब कुछ समझ जाएगी। हालांकि मेरे मन में एक सवाल उमड़ने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, प्रिया, तुम इतनी बड़ी हो और इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मेरा सवाल सुनकर वो थोड़ा चौंक गई, लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहर में ऐसा ही पहनावा होता है। वैसे भी मैं घर पर ही रहती हूँ और कहीं बाहर नहीं जाती, लेकिन माँ ने कहा कि तुम्हारी मदद करनी है, इसलिए यहाँ आ गई। उसके जवाब ने मुझे चुप करा दिया। मैं कुछ और नहीं कह सका। प्रिया ने काम संभाल लिया और लगन से घर की सफाई करने में लग गई। मैं उसे एकटक देख रहा था। वो बहुत ही सलीके से और पूरी लगन से घर का काम कर रही थी। प्रिया को काम करता हुआ देखकर मैं सोच में पड़ गया। इतनी सुंदर और जवान लड़की को इस तरह काम करने की क्या जरूरत थी? मेरे मन में आंटी के प्रति गुस्सा भी आया। मैंने सोचा, आंटी अपनी बेटी को इस तरह के कपड़े पहनने क्यों देती है और अब तक उसकी शादी क्यों नहीं की? थोड़ी देर बाद मैंने अपनी जिज्ञासा से भरे मन को शांत करने के लिए पूछ ही लिया, प्रिया, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, शादी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मम्मी अकेली है और सारे खर्चे उन्हीं पर हैं। ऐसे में शादी के बारे में सोचने का समय कहाँ है? उसके शब्दों में दर्द था जो मैंने साफ महसूस किया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया, तुम इतनी सुंदर हो कि कोई भी लड़का तुमसे शादी करना चाहेगा। तुम्हारी शादी के लिए पैसा इतनी बड़ी बाधा नहीं होना चाहिए। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप काम में लग गई। इसके बाद प्रिया रोज मेरे घर आने लगी। वो हर काम इतनी सादगी और मेहनत से करती थी कि मैं धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा था। हालांकि कुछ समय बाद मुझे उसके व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन जब हम बातचीत कर रहे थे तो उसने मुझसे मेरी पत्नी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने उसे बिना झिझक सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो उसे इस बात की खुशी हो कि अनीता कुछ महीने तक यहाँ नहीं आने वाली। उसके बाद से प्रिया का व्यवहार और भी अजीब लगने लगा। अब वो न केवल मेरे काम करती, बल्कि मेरे लिए रोज नए नए पकवान बनाने लगी थी। हर बार खाना इतना स्वादिष्ट होता कि मुझे लगता कि वो दिल से मेहनत कर रही है। हालांकि मैं ये सब कुछ उसका काम समझकर नज़रअंदाज करता रहा। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि प्रिया मेरी पसंद का ध्यान रखने लगी है। वो मेरी पसंद के कपड़े पहनती और मेरे इशारों को समझने की कोशिश करती। मैंने कई बार उससे कहा, प्रिया, तुम्हें जितना कहा है बस उतना ही काम करो, लेकिन वो कभी नहीं सुनती। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि प्रिया मेरी पत्नी की तरह व्यवहार करने लगी है। वो मेरे सामने साड़ी पहनकर आने लगी और सच कहूँ तो साड़ी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। उसकी सुंदरता ने मुझे आकर्षित करना शुरू कर दिया था, लेकिन मन के एक कोने में अनीता की यादें भी थीं जो मुझे हमेशा सचेत करती। प्रिया ने अपने बालों में गुलाब लगाना शुरू कर दिया था। उसके बालों से गुलाब की खुशबू आती थी जो पूरे घर को महका देती थी। जब भी वो मेरे करीब होती, उस खुशबू से मेरा मन भर जाता। प्रिया का ये बदला हुआ रूप मुझे उलझन में डालने लगा था। एक दिन मैंने प्रिया से आंटी के बारे में पूछा, प्रिया, आंटी कब तक वापस आएंगी? उसने जवाब दिया, रोहन, जिस शादी के लिए माँ गाँव गई है वो शादी अभी तक हुई नहीं है। शायद उन्हें कुछ और दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। उसका ये जवाब मुझे ठीक लगा और मैंने कहा, ठीक है, जैसे भी है माँ से कहो कि जल्दी लौटे। लेकिन उसके बाद प्रिया का व्यवहार और भी ज़्यादा बदल गया। अब वो रोज़ साड़ी पहन कर आने लगी थी और उसकी साड़ी के साथ उसके बालों में लगा गुलाब उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता। वो घर के कामों को इस तरह से करती कि मुझे अब एहसास होने लगा कि वो केवल काम करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे करीब आने के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि प्रिया की इस कोशिश के बावजूद मुझे अपनी पत्नी अनीता की बहुत याद आती थी। अनीता की मासूमियत और उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी का एहसास मुझे प्रिया के बारे में कुछ भी गलत सोचने से रोकता था। मैंने एक दिन प्रिया से कहा, तुम फुल ड्रेस पहनकर आया करो। शॉर्ट ड्रेस में मैं असहज महसूस करता हूँ।
प्रिया ने मेरे इस अनुरोध को गंभीरता से नहीं लिया। वो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, जैसे उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ। वो इतनी निडर और सहज थी कि उसे अपने पहनावे या व्यवहार से कोई कमी नज़र नहीं आती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि ये सब मेरे साथ हुआ। उस दिन प्रिया ने रोज़ की तरह सारे काम ख़त्म किए और घर जाने के लिए तैयार थी। तभी अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। प्रिया के पास छाता भी नहीं था और उसका घर भी दूर था। मैंने उसकी स्थिति को देखते हुए कहा, प्रिया, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। इतनी तेज़ बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। प्रिया ने थोड़ी झिझक के साथ मेरी बात मान ली। मैंने उसे समझाया कि आंटी गांव में हैं और उसके घर पर कोई नहीं है, इसलिए उसके लिए यहाँ रुकना ही बेहतर होगा। प्रिया ने रुकने का फैसला किया और वो किचन में जाकर हमारे लिए खाना बनाने लगी। जब तक खाना तैयार हुआ, बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। प्रिया का स्वभाव बहुत हल्का फुल्का और सहज था, इसलिए बातचीत के दौरान मेरी झिझक भी कम हो गई। खाने के बाद मैंने प्रिया से कहा, तुम हॉल में सोफे पर सो जाओ और मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। वो दिन भर के काम से थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो गई। मैं अपने कमरे में जाकर मोबाइल पर कुछ देखने लगा, लेकिन मेरा मन विचलित था। प्रिया का यहाँ होना मुझे बेचैन कर रहा था। करीब आधी रात का समय था जब मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। जब मैं पानी पीकर वापस अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरी नज़र अचानक सोफे पर सोई हुई प्रिया पर पड़ी। रात की हल्की रोशनी में प्रिया की छवि कुछ और ही नज़र आ रही थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके गालों को छू रहे थे और वो सोते समय बार बार अपने बालों को साइड में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी सांसों की धीमी आवाज़ और उसके चेहरे की मासूमियत मुझे एक पल के लिए थामने को मजबूर कर रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की खूबसूरती उस रात जैसे और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस रात बारिश की तेज़ आवाज़ें और बिजली की कड़क मेरे मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। प्रिया सोफे पर लेटी हुई थी और मैं उसके चेहरे की मासूमियत और सुंदरता में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लटें उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। तभी एक ज़ोरदार बिजली चमकी और प्रिया ने घबराहट में मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके इस अचानक स्पर्श ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो डरी हुई थी और मैं उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाने लगा, लेकिन उसके स्पर्श ने मेरे अंदर एक अलग ही भावना जगा दी थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डर और मेरे करीब आना मेरी इच्छाओं को नियंत्रण से बाहर कर रहा था। मैंने भी प्रिया को कसकर गले लगा लिया। प्रिया डर के कारण और भी मजबूती से मुझे पकड़ रही थी। उस पल में ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए हों। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मेरे मन में विचारों और भावनाओं की एक और ही बारिश हो रही थी। प्रिया के स्पर्श ने मेरे अंदर उन इच्छाओं को जगा दिया था जिन्हें मैंने लंबे समय से दबा रखा था। फिर प्रिया ने धीमी आवाज़ में कहा, रोहन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे पसंद थे। यही वजह है कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होने के बहाने खोजती रही। उसकी बातों ने मुझे और भी असहज कर दिया। वो अपनी भावनाएं खुले तौर पर व्यक्त कर रही थी और मैं खुद को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस रात हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। बारिश थम चुकी थी और प्रिया ने मुझसे अलग होकर शांति से सोने की कोशिश की, लेकिन मैं सारी रात जागता रहा। मेरे मन में अपराध बोध और पछतावे की लहरें उठ रही थीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि प्रिया अभी भी मेरे करीब में सो रही थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने तुरंत खुद को संभाला, धीरे से प्रिया को अपने से दूर किया और कमरे से बाहर चला गया। मेरा मन हज़ारों सवालों में उलझा हुआ था। अगर अनीता को ये सब पता चला तो वो क्या सोचेगी? क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगी? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। क्या वो अपने पिता को आदर से देख पाएगा? रिश्तेदार और समाज क्या कहेंगे? क्या मैं अपने परिवार और जिम्मेदारियों को भूल गया?
ये सारे सवाल मेरे सर पर भारी बोझ की तरह थे। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद प्रिया ने स्नान करके मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा भाव था। उसने सर झुकाकर कहा, रोहन, रात में जो कुछ भी हुआ, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने तुरंत कहा, प्रिया, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी गलती थी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। प्रिया ने मेरी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, रुको रोहन, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती मेरी थी। जब से मैं तुम्हारे घर आई हूँ, तुमने कभी भी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा। तुम्हारा यही व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। वो आगे बोली, तुमने मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने के बजाय फुल ड्रेस पहनने को कहा। ये बात कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ को कहनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत और मेरी भलाई का ध्यान रखा। यही वजह है कि मैं तुम्हारी ओर खिंचती चली गई। उसकी ये बातें सुनकर मैं और भी असहज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बातों का क्या जवाब दूं। उसने कहा, रोहन, मैं तुम्हारे साथ अकेली घर में रहने के बावजूद तुमने मेरा कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया, और इससे मुझे तुम्हारी पत्नी के भाग्य पर जलन होती थी। इसलिए मैंने तुमसे उसकी सारी जानकारी ली और उसी के जैसे बनने की कोशिश कर रही थी। साड़ी पहनना, बालों में गुलाब लगाना, ये सब तुम्हें आकर्षित करने के लिए था, ताकि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर जाए। लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। सच में तुमसे ज़्यादा ईमानदार पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा। प्रिया ये सब कह रही थी और मैं जैसे किसी अपराधी की तरह शांत खड़ा था। कुछ समय बाद मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, जो हुआ उसे भुला दो। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, कल से मेरे घर मत आना। प्रिया ने कहा, रोहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। रात को जो कुछ हुआ बस वही हमारे बीच रहेगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हारी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ने दूंगी। जो गलती तुमने की उसके लिए मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ रोहन, चिंता मत करो। ये कहते हुए प्रिया अपने घर चली गई। उसके बाद से मैंने स्कूल की कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली और घर पर ही रुक गया, क्योंकि मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। इसके बाद प्रिया मेरे पास कभी नहीं आई और आंटी भी कुछ दिनों तक नहीं आई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अचानक एक दिन मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि तुम बाप बन गए हो और तुम्हें एक चांद सा बेटा हुआ है। उस दिन से मैं अपने बेटे की खुशियों में इतना खो गया कि रात को जो कुछ भी हुआ वो सब भूल गया। मेरी पत्नी वापस आ चुकी थी और मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत खुश था। एक दिन अचानक मेरे दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ एक गिफ्ट रखा हुआ था। मैंने घर के आसपास देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने गिफ्ट उठाया और घर के अंदर आकर खोला। उसमें छोटे बच्चे के खिलौने और कपड़े और एक गुलाब था। मुझे समझ में आ गया कि ये गिफ्ट प्रिया ने रखा होगा। मेरी पत्नी ने पूछा, ये गिफ्ट किसने रखा होगा? तब मेरी नज़र उस गिफ्ट के साथ आई हुई चिट्ठी पर पड़ी। मैंने चिट्ठी बाहर निकाली और देखा कि उसमें मेरे बेटे के लिए शुभकामनाएं दी गई थीं, लेकिन नाम नहीं लिखा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, ये तो किसी ने भेजा है। वो और कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मेरी पत्नी वो सब कुछ भूलकर अपने बेटे के पास चली गई। इसके बाद प्रिया मुझे कभी नहीं दिखाई दी। उसने जो वादा किया था उसे निभाया भी था। आज सिर्फ उसकी वजह से ही मेरा परिवार सुख और शांति से चल रहा था और हम पति पत्नी अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।